कभी भी नेक्स्ट टाइम 15 मिनट्स पहले आपका ज्वाइंट होना जाना चाहिए। So good evening everyone and welcome to our KDR Talks third season, जहाँ पे हम आज बात करेंगे हेल्थ भी है वेल्थ भी है को लेके, जहाँ पे हमारे साथ एक है मिस्टर अजय केडिया who is the director and the research analyst of केडिया कैपिटल। Along with that हमारे साथ है डॉक्टर नंदू चौहान जी, जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट है एंड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी है। So I think we'll start with Ajay sir before we start with the Nandu sir as well. So Ajay sir, overall to you. Sir, are you able to hear me? We can start with the session right now. I think Nandu sir will come up. We'll start with the session till then. So Ajay sir, I'll begin with you. So Ajay sir, today's topic is wealth B and health B, or health B, wealth B. So what's the major reason about the health and wealth plays in anyone's lives? हमारे जीवन में health और wealth का क्या रोल प्ले करता है? Thank you so much Sanchit for this program today. And really जिस ढंग से हमने पेंडेमिक हिट होते हुए देखा पिछले एक साल से, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हेल्थ तो है ही है और वेल्थ भी रहा है। और फ्रेंकली अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर हमने देखा है कि आदमी हेल्थ के पीछे भी कॉन्शियस हो गया है और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक देखिए सबके लाइफ के अंदर अभी तक क्या था कि सब पैसे के पीछे भाग रहे थे और ये एंडलेस है। जो हमारी जरूरतें हैं, हमारे गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली वेल्थ की तो जरूरत रहती है, जिसके अंदर हम लगे हुए हैं। आज काफी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, हमारी कंपनी है, मैं हूं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स है या सभी के लिए वेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं मिस्टर नंदू के साथ, डॉक्टर नंदू के साथ कनेक्ट कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि जितना वेल्थ इंपॉर्टेंट है, और पेंडेमिक ने ये जरूर सिखा दिया, हेल्थ कम फर्स्ट। तो हमने भी सोचा कि एक ऐसा वेबिनार रखना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम हेल्थ को भी आगे प्रमोट रखें, क्योंकि हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट होगी। अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है, और वेल्थ नहीं है तो फिर से हेल्थ नहीं है, तो दोनों ये विस्कस साइकिल है सभी के लिए। तो ऐसे टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम वेल्थ की भी बात करें, बट हेल्थ को ना भूले। और पेंडेमिक ने ये जरूर सिखाया, कोविड ने, देखिए हर चीज की एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही चीज होती है। तो कोविड ने हमें ये चीज सिखाया कि अगर हम हेल्थ के पीछे अच्छे से ध्यान देंगे तो हेल्थ भी बनी हुई रहेगी और वेल्थ भी शांति से आती रहेगी। तो बिल्कुल हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। That's really a right good advice, sir. I must believe that so. And we have Nandu sir on the line as well. So I'll welcome Nandu sir as well and make this discussion more interactive as well. अब चलते हैं नंदू सर के पास। Hello नंदू sir. Good evening. कैसे आप sir? I think नंदू सर आपका माइक अभी भी अनम्यूट नहीं है। हाँ जी, एक सेकंड। एक्चुअली आपने जो पासवर्ड दिया है ना, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट वो हो नहीं रहा है, पता नहीं। नहीं सर, वी कैन सी यू नाउ, वी कैन सी यू नाउ। आपको हम देख सकते हैं, आपकी आवाज भी हम सुन सकते हैं। हाँ जी, सो आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सो जैसा कि अजय जी कह रहे थे कि आज के संदर्भ में, कैन यू हियर मी ऑल? आप मुझे सुन सकते हैं? ओके ओके। सो जैसे अजय जी कह रहे थे कि आज के संदर्भ में इट इज नॉट ओनली अबाउट वेल्थ, इट इज ऑल्सो अबाउट हेल्थ। और ऐसा कह सकते हैं कि हेल्थ और वेल्थ ये दोनों समन्वय में चलना चाहिए, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। अगर दोनों न रहें तो ना आप शरीर को संभाल पाएंगे, और अगर आपके पास वेल्थ नहीं है तो आप उस शरीर को आगे बढ़ाने के लिए भी आपके पास कुछ रहेगा नहीं। सो बेसिकली ये पूरा जो वेबिनार हमने प्लान किया है, उसका उद्देश्य ये है कि मैं एक आप मुझे अलाउ करिए, मैं अपने लैपटॉप से वापस से लॉगिन कर रहा हूँ। ये मोबाइल फोन से बंद कर देता हूँ। सर आई थिंक यू आर ऑडिबल। आपको मोबाइल से कहीं बंद करना पड़ेगा, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। इट्स जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। ओके ओके
हाँ, दैट्स मच बेटर। कैन यू, आप लोग मुझे देख सकते हैं? या सो जैसे मैं कह रहा था कि बेसिकली हेल्थ और वेल्थ ये दोनों भी एक साथ चलने चाहिए, दोनों की आवश्यकता आज के जमाने में बहुत है, ठीक है। सो हम इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस। आई जस्ट वांट टू शेयर व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउअडेज, क्योंकि ये टाइम ही कुछ ऐसा है कि हमारा हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो समय चल रहा है, हम सभी लोग किसी ना किसी कारण से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से त्रस्त हैं। तो कैसे हम इससे निकल सकते हैं, क्या ऐसी चीजें करें जिससे हमारा जो शरीर है वो भी बेहतर रहे और हम अपनी पूरी स्फूर्ति और पूरी ताकत के साथ आगे की जिंदगी जी सकें। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा कि देखिए, हम सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये सभी जानते हैं। हमारा आयुर्वेद या हमारा जो पुरातन शास्त्र है, जिसको हम एंशिएंट साइंस कहते हैं, वो खुद भी ये कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूल उत्तम, यानी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम सभी का चाहते हैं कि हमें हमेशा ये सारी चीजें सही तरीके से मिल जाएं, सही समय पे और सही तरीके से मिल जाएं। पर क्या ये आज के समय में आपको दिखाई देता है? मेरे ख्याल से इन चारों चीजों को, इन चारों पुरुषार्थों को पाने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है रोग, डिजीज। और आजकल हम कह सकते हैं, आप सभी लोग अवेयर, यू पीपल आर ऑल अवेयर, लाइक आजकल डिजीज इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ, हमारी जिंदगी का हिस्सा हो चुका है रोग। कोई कह सकता है कि मुझे रोग नहीं, एक बंदा कहे रोग नहीं है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्तर पे, चाहे शारीरिक स्तर पे हो या मानसिक स्तर पे हो, हमें रोग है। अब इसके साथ हम जी रहे हैं, लेकिन इसको जीना नहीं कहते, इससे बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, क्योंकि हमें धर्म भी करना है, अर्थ भी अंजित करना है, काम और मोक्ष, हमारे डिजायर्स को भी फुलफिल करना है, और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी चाहिए, जो हमने देखा नहीं लेकिन चाहिए। हमारे उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, आज का जो मूल मंत्र है जिसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट, मेरा पूरा जो लक्ष्य है वो ये बताना है कि हम क्या हैं और हमें जो हो रहा है उससे हम कैसे निकल सकते हैं। आयुर्वेद इसमें आपकी मदद कर सकता है। आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि आप देखिए, हमारा शरीर जो है, ये बॉडी जो हम फिजिकल एंटिटी जिसे कहते हैं, उसका सहारा लेकर ही हम सारी चीजें करते हैं। आज हम आपके सामने, लैपटॉप के सामने बैठकर आपसे बातें कर रहे हैं, उंगलियां चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये तो शरीर है ना। इट इज द फिजिकल बॉडी विच इज यूज्ड एज अ टूल। हम अपनी फिजिकल बॉडी को एक माध्यम बना के चला रहे हैं, और ये फिजिकल बॉडी बना किससे? 5 तत्वों से। सभी जानते हैं 5 तत्व क्या है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और यही 5 तत्व यूनिवर्स में भी मौजूद हैं। तो हम अपने आप को ही प्रकृति समझ सकते हैं, या हम ही यूनिवर्स हैं, हम स्वयं यूनिवर्स हैं। उसी प्रकार हमारा जो मन है, हम बोलते भी हैं मन्यते आने नीति मना, यानी दैट विच परसीव्स दैट इज माइंड, यानी हम अपने मन के द्वारा बाहरी दुनिया को देख सकते हैं, अपने बारे में अवेयर होते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हमारे इस शरीर और मन को शुद्ध रखा जाए, रोग मुक्त रखा जाए? तभी हम इन चारों पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकल समझा रहा हूं कि हम इसको कोरिलेट कर सकें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हम आज आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आज के संदर्भ में आज का मानव किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। स्लाइड प्लीज, पीपीटी अगर शेयर करें तो संजीत जी। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है स्ट्रेस है क्या, व्हाट इज स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को ये मत समझिए कि स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिविटी से आता है, स्ट्रेस पॉजिटिविटी भी हो सकता है, या पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। आप देख सकते हैं फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट। देखिए, ये जो डेफिनेशन है स्ट्रेस की, वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारी चीजें हमारे समाज में हो रही हैं, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। ये सभी को पता है। अगर कोई चीज आपके बस में है तब तो ठीक है, अगर कोई चीज आपके बस में नहीं है, या आपकी बॉडी या आपका मन उसको करने में उतना सामर्थ्य नहीं है, तो तुरंत आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आप ट्रेन के लिए दौड़ रहे हैं, ट्रेन छूट गई, आपको तनाव आ गया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्ट्रेस जो है वो हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है।
हमें इसके साथ जीना है, पर इससे निकलना भी हमें आना चाहिए। तो आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये स्ट्रेस फ्री माइंड कैसे किया जाए। हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। नॉर्मली हम नॉर्मल लेमैन ये समझते हैं कि हेल्थ इज नथिंग बट सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग या मेंटल वेलबींग, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि व्हाट इज हेल्थ, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज डिजीज फ्री बॉडी, रोग मुक्त शरीर, क्यूअर फ्री ब्रेथ, यानी हमारी जो सांस है वो आराम से आए और जाए, ऐसे घबरा घबरा के जल्दी जल्दी ना हो। स्ट्रेस फ्री माइंड, यानी हम तनाव मुक्त हों, स्ट्रेस फ्री माइंड। इनहिबिशन फ्री इंटेलेक्ट, यानी हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो अपरिवर्तनशील, यानी वो उसमें चेंजेस आने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसमें अटके रहें। उसी प्रकार से ईगो दैट इंक्लूड्स ऑल, हमारा जो अहंकार है वो सभी को शामिल करे, वो खुद ही अपने में ना रहे, वो सभी को एक समान समझे। एंड द सोल विच इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी हमारा जो मन है वो सभी के प्रति एक जैसा हो। हालांकि ये इतना आसान है क्या? आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? मेरे ख्याल से ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। इट इज पॉसिबल। हम कहते भी है ना कि नेसेसिटी इज द मदर्स इन्वेंशन। जब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए रास्ते निकाल देंगे। जैसे आजकल हमारी जो दिनचर्या है या जो हमारा रूटीन है, अगर मैं किसी को कहूं कि भाई साहब आप सुबह 5 बजे उठ के योगा करें, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह एकदम सही है, नियम जो चल रहा है, सूर्य चंद्र सब चीजें बराबर चल रही, लेकिन जो हमारी आज की लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम किसी ऑफिस वाले बंदे से कहें जिसको ऑफिस वडाला में या चर्च गेट में 7 बजे 8 बजे 9 बजे पहुंचना है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या रास्ता है? तो उसको भी तो भाई जीने का हक है, उसको भी तो रास्ता हमें बताना है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आज हम उसी पे फोकस करेंगे कि हम क्या दे सकते हैं समाज को, हम अपने तरफ से उस समाज को क्या समझा सकते हैं जिससे वो स्ट्रेस से निकल सके। स्ट्रेस की छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, हम स्ट्रेस को कैसे अनुभव करते हैं। तो बॉडी रिएक्शंस टू अ चैलेंज और डिमांड, सिंपल समझ लीजिए, जब कोई चैलेंज सामने आ गया, आप अपना आपा खो बैठे, आपको स्ट्रेस आ गया, ये स्ट्रेस का डेफिनेशन है। नेक्स्ट प्लीज। उसी प्रकार संचित, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंजाइटी, इंसोम्निया, चलिए निद्रा को ले लेते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं ना कि हम अपने घर जाएं, आराम से खाना खाएं, तो अच्छी नींद आए। इतना पॉसिबल है? किसी को अच्छी नींद आती? आजकल आज के जमाने में अच्छी नींद मिलना कितना मुश्किल है। हम दे सकते हैं, पर ये तो पता हो कि अच्छी नींद किसे कहते हैं। सो सबको पता है इनसोम्निया इज नथिंग बट अ स्लीपिंग डिसऑर्डर, है ना। नींद नहीं आना, सिंपल शब्दों में, बंदा बेड पे गया, वो करवटें बदलते रहे सारी रात, तो करवटें बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। सो जो मॉडर्न उसके बारे में टर्म है, इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म। जैसे अगर किसी को 1 रात से लेके 1 हफ्ते तक अगर नींद ना आए, या किसी को 3 रात से लेके 3 महीनों तक नींद ना आए, तो ये नींद जो नहीं आती, इसको निद्रा नाश है, इंसोम्निया कहते हैं। पर इसका भी हल है, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीजें। अगर आप नित्य प्रति सिंपल चीजें अपने घर में करना शुरू कर दें, जैसे आप आने के बाद एक सिंपल म्यूजिक ही लगा दें, या आप अपने पैरों में हल्का सा घी लगा दें, या नाक में घी डाल लें, ये सिंपल टिप्स मैं बता रहा हूँ, तो भी निद्रा नाश से हमको मुक्ति मिल सकती है। और ये एक्टिविटी है, ये रोज सीखने की चीज है। क्या एक इंजीनियर एक दिन में इंजीनियर बनता है क्या? क्या एक डॉक्टर या कोई वैद्य या कोई भी बंदा जो भी काम करता है एक दिन में नहीं करता ना। इसकी आदत लगाने की आवश्यकता है, इसको अभ्यस्त करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार दूसरी जो दिक्कत है, जैसे एंजाइटी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एंजाइटी माने क्या? चलिए उसके पहले हम इनर एंजाइटी देख लेते हैं। एंजाइटी किसको कहते हैं? सभी को पता है कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान होते हैं, वरी करते हैं, किसी चीज के बारे में हमारे मन में भय है, या हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो तनाव की तरफ जा रहा है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो उसे एंजाइटी कहते हैं। और एंजाइटी भी ऐसी, मान लो कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उसका कोई हल नहीं है, वो चीज आपके शरीर में घर कर रही है और उसको निकालने का आपके पास उपाय नहीं है, और उसमें आप डूबे चले जा रहे हैं।
आज के जमाने में मैं एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर आपको बताऊं कि हम इतने अकेले हो चुके हैं कि आज हमारे पास हमारे दोस्तों तक को फोन करने का समय नहीं। अकेलापन। तो कौन कहता है भैया अकेला रहो? आपको अकेले रहने की आवश्यकता क्यों है? आप अपने आप को, सेल्फ अवेयरनेस को समझिए, क्योंकि मैंने कहा मन्यते इति आने नीति मन, आपका मन ही सब कुछ परसीव कर रहा है, उस मन को समझाइए। वो कैसे हो सकता है? तो हम बोलते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग का सहारा लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, तो आपका तनाव आपसे दूर जाएगा। हालांकि मैं फिर से कहता हूं, ये सब चीजें एक स्टेप बाय स्टेप में हो तो बेहतर है, क्योंकि एक ही दिन में किसी को निर्वाण नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। तो आपको उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, बहुत बिजी हो तो आप 2-3 चीजें कर सकते हो। सुबह अगर उठते हो 10-15 मिनट अगर आप सिर्फ आंखों को बंद तो अपने सांस पे ध्यान दो, जो सांस आ रही है या जा रही है, आपको अनुभव होगा कि यू फील सम, कुछ ठंडा ठंडा तो जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अनुभूति अलग ही होगी, बट यू फील बेटर, यू फील काम एट हार्ट, दैट इज ऑलवेज देयर। अब आते हैं एंजाइटी के बाद इनर कॉन्शियसनेस, हमारा जो अपना आंतरिक मन है वो क्या है। तो आंतरिक मन हमें समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, आयुर्वेद में एक चीज और बताई गई, जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करते हैं तो इसमें गलतियां कहाँ होती हैं? तो आयुर्वेद कहता है धी धृति स्मृति विभ्रंश, यानी आप जानबूझकर अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर आप लेट पहुंच भी रहे हो, आपको नींद आ रही है, अगर आपका शरीर आपको कह रहा है कि भाई सो जा, लेकिन आप टीवी देख रहे हो, तो ये तो असात्मेंद्रिय, मतलब आप अपने इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हो। तो आप ये समझ लो कि जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो इनर सेंस ऑफ माइंड है, वो कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन आप बोलते हो यार चलो आज देख लेते हैं, फिर दूसरे दिन भी देख लेते हैं, फिर वो कभी भी खत्म नहीं होता। और उस वजह से फिर आप धीरे धीरे रोग की तरफ जाते हो, जो रुकावट है आपके धर्म के लिए, अर्थ के लिए। मैं बार बार अर्थ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, या जो आगे जो आपसे बात करने वाले हैं अजय जी, वो आपको उसी के बारे में ज्यादा बताएंगे। और वो जरूरी है, क्योंकि इस धर्म को, इस शरीर को पाने के लिए अर्थ की आवश्यकता आजकल बहुत जरूरी है, और वो भी समझदारी वाला अर्थ। ऐसे ही नहीं आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ भी नहीं, आपको समझदारी से फूक फूक के कदम रखना है। तो अपने हेल्थ के बारे में हम क्यों चांस लें, है ना? और मेरा ऐसा कहना है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शरीर भी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा घी लगाते हैं पैर में, नाक में डालते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, इन्वेस्टमेंट है। नहीं करिए 1 घंटा, नहीं होता, नहीं समय, तो ये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको बचाएगा। ये चीजें मैं आपको एक फिजिशियन के नाते समझा रहा हूँ, इसको और अच्छे से आपको अजय जी बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सो अल्टीमेटली द गोल इज कि आप अपने शरीर को समझिए, क्योंकि जब आप धी धृति स्मृति विभ्रंश करते हैं, यानी आप अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, आप जानबूझ के कुछ गलतियां करते हैं, चलिए एक दिन चल जाता है, लेकिन आप बार बार वो रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे ही सही आपका शरीर रोग की तरफ चला जाता है, और फिर प्रज्ञापराध होता है, यानी गलती से अपराध होता है। किस प्रकार का अपराध? तो आप अपने शरीर को धीरे धीरे खराब करते हो। लेकिन आज का हमारा मूल विषय क्या है कि इन सभी चीज से निकला कैसे जाए। तो सिंपल है, इनर कॉन्शियसनेस जब हम कहते हैं, अपने अंदरूनी मन को हम खुद जानते हैं, हमारा अपना मन अपना दर्पण है, तो वो आपको बता रहा है कि ये सही और गलत है, आप फैसला कीजिए। और जैसे मैंने कहा, जो हमारा हेल्थ का डेफिनेशन जो मैं आपसे कह रहा था, कि इन सभी से मुक्ति, इन सभी चीजों से, डिजीज फ्री बॉडी, है ना, क्यूअर फ्री ब्रेथ, सांस जो है वो आराम से आया जाए, घाई घाई क्यों करना, थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं, 5 मिनट शांति से सांस लेने में कोई बुराई नहीं। उसी प्रकार इनहिबिशन फ्री इंटेलेक्ट जब हम कहते हैं, आप अगर अपने आप को एक सोच, एक दायरे में बांध रखेंगे और उसमें उसको फ्रीडम नहीं देंगे, अपरिवर्तनशील रखेंगे, इनहिबिट करेंगे, किसी भी चीज में रुकावट लाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको अपने विचारों में भी परिवर्तन लाना है, वो भी हेल्थ का द्योतक है। और ईगो यहाँ पे अहंकार नुकसानदेह नहीं है। अहंकार माने आप सभी को एक पटल पे एक समान समझ के अगर ट्रीटमेंट दें, तो आपका सिस्टम भी उसी तरह से काम करता है। तो मैं ओवरऑल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेल्थ और वेल्थ का आपस में बड़ा अच्छा संबंध है, और हम बार बार कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो इस हेल्थ को, इस शरीर को आप कैसे संभालोगे, उसके लिए इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना है। हमारे पूर्वज, हमारा आयुर्वेद क्या, हमारे आज भी हमारे दादा दादी, बूढ़े जितने भी हैं, वो समय पे उठते हैं, सारी चीजें आपको बार बार कहते हैं कि टाइम से सोना, टाइम से उठना। कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हो।
आने वाला समय बहुत फास्ट है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को समझेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको, और इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी बात से अपनी बात को खत्म करूंगा। हम बोलते हैं कि नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे भुल्लार विंदाय यदपत्र नेत्र ये नत्वा पूर्वक, मतलब जिस प्रकार महर्षि वेद व्यास महाभारत रूपी ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसी प्रकार हम अगर अपने शरीर को पूरी श्रद्धा के साथ अर्जित करें, उसका ध्यान रखें, तो आने वाला वक्त हमें इससे बहुत आगे लेके जाएगा। हमें हमारे शरीर को कहीं ना कहीं और भी लॉन्गेटिविटी प्रदान करेगा। हमारा जो जीवन है वो सुखमय भी होगा और प्रसन्न चित्त भी होगा। अब इसके आगे मेरे ख्याल से मैंने काफी समय ले लिया। अजय जी आपको बताएंगे कि अर्थ को कैसे अर्जित किया जाए। धन्यवाद नंदू। डेफिनेटली जो पॉइंट्स थे मैंने कुछ नोटिंग कर रखी है। डेफिनेटली मैं वेल्थ के बाद आपके हेल्थ के पॉइंट पे जरूर आऊंगा। काफी सरप्राइजिंग था कि पॉजिटिव स्ट्रेस, आज तक नेगेटिव स्ट्रेस सुना है, पॉजिटिव स्ट्रेस ये तो हमारे लिए भी एक नई चीज है। और खास करके जो नींद नहीं आना, तो मुझे एक सवाल इसमें ये भी था, नींद कितनी आनी चाहिए? क्योंकि जब मोदी जी को सुनते हैं तो बोलते हैं कि 6 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद में आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और ऐसे भी लोग हैं जो 12 घंटे भी सोते हैं और फिर भी बोलते हैं हमें नींद और आ रही है। और जो बाकी चीजें भी हमने देखा कि इनर पीस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम होता है, मैं काफी मेरे फ्रेंड्स है, नंदू भी मेरा स्कूल मेट है और काफी हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, जैसे इन्होंने बताया भी कि फ्रेंड से बात करने के लिए टाइम चाहिए। और बिल्कुल लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है जब हमने बात की थी इस पे, उसके बाद मैं मेक श्योर करता हूं कि एवरी वीकेंड पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स है उन पे एक बार फोन करके हाय हेलो तो कम से कम करूं। बहुत फर्क पड़ता है इसमें। डेफिनेटली नंदो आपने जो बताया है वो मैं खुद इंटरनली, और जो खास करके टिप बताई कि आप रात को सोने के समय पाँव पे, मैंने वैसे तेल लगा रहा था, अब घी जरूर लगाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि तेल वैसे भी ज्यादा महंगे हो गए। हम जब कमोडिटी की बातें करते हैं तो पिछले 1 साल में सारे तेल महंगे हो गए। तो बिल्कुल नंदू जो आपने पॉइंट बताया मैं उसके बाद वापस आता हूँ। उससे पहले मैं, जैसे आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ भी और वेल्थ भी, तो आप एक चीज समझ के चलिए, लाइफ के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे वेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हम लोग हेल्थ पे ध्यान देते हैं वैसे वेल्थ पे भी इंपॉर्टेंस हमको देखना चाहिए। हमें कुछ छोटी छोटी चीज है और भी टिप्स डॉक्टर नंदू है हमारे साथ, वो बताएंगे। मैं आपको 5 पॉइंट बताना चाहूंगा जो आपको वेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है मेक योर फाइनेंशियल गोल्स। सबसे बड़ी गलती हमारी लाइफ में जो होती है वो होती है हमें नहीं पता हमारी गोल क्या है। हम एक ऐसे विस्कस साइकिल में पड़ चुके हैं कि सुबह मैं तो डेफिनेटली जैसे नंदू ने बताया मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, बट फिर भी मैंने देखा है कि काफी जन 8 बजे उठते हैं, उठने के बाद नहा धो के नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस से थक हार के 5 बजे तो क्या बोलें, बट 7-8 बजे से पहले घर पे नहीं पहुंचते। बॉम्बे की ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है। 8 बजे आने के बाद इतना सिचुएशन रहता है कि खाना खाऊं और खाना खा के सो जाऊं मैं, इसके अलावा शरीर में कोई ताकत नहीं रहती। तो इधर हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने कोई गोल सेट ही नहीं किया तो आप समझ के चलिए कि आपकी एज चाहे 25 साल हो, 35 साल हो या 45 साल हो, अगर आपने कोई फाइनेंशियल गोल बनाया ही नहीं है तो अचीव की बात ही दूसरी ओर है। आप एक चीज सिंपल समझिए कि आज मेरा एज 39 है, और अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूं आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो मुझे चीजें याद आती है कि अगर मैं बाल कटाने भी जाता था तो 1 या 2 रुपए में मेरे पर, या अगर हम दूध या ब्रेड की बात करते हैं तो दूध मुझे अच्छे से ध्यान है 8 रुपए या 10 रुपए लीटर आया करता था, जो आज 50 रुपए लीटर हो गया है। स्कूल में जिस फीस के अंदर हम पढ़े थे आज हम इमेजिन नहीं कर सकते वो फीस है क्या। नो डाउट इन्फ्लेशन इज अ पार्ट, बट टू बी वेरी फ्रैंक आज एजुकेशन इन्फ्लेशन या हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हमने हमारे फाइनेंशियल गोल नहीं बनाए तो कहीं ना कहीं हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं।
और सबसे विडंबना होती है कि जो हमने आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इज अ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ऐसे छोटे छोटे कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमारे आगे के गोल्स को अचीव कर सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गोल बनाना। गोल होते क्या है? गोल होते हैं, सपोज आज मैं 38 इयर्स 39 इयर्स का हूं, मेरा गोल है कि मेरी डॉटर की शादी होगी आज से लेट से 15 साल बाद। तो 15 साल के बाद आज अगर मैं कोई अच्छी शादी करूं तो लेट से आज 25-30 लाख रुपए लगते हैं, तो उसमें अगर इन्फ्लेशन में ऐड करूं तो दिस अमाउंट वुड बी नियर टू 1 करोड़ रुपीस। हम लोग इमेजिन नहीं करते हैं कि 1 करोड़, अरे नहीं ऐसी कोई बातें कर रहा है। बट फ्रेंकली आप खुद देखिए, आपके बचपन में अगर आप दूध बाहर से लाते थे तो 10 रुपया लीटर आता था, आज वो 5 गुना हो चुका है। आज सोने की बात करें तो मुझे मालूम है जब मैं कॉलेज में था, जब सोने का भाव 2,500 से 3,000 हुआ करता था, आज सोने का भाव 50,000 हो चुका है। कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए, सब्जी की बात कर लीजिए, आज एप्पल खाली आप लेने जाओ 200 रुपए किलो है, जो कभी 20-25 रुपए किलो मिलती थी। पेट्रोल है, जब मैंने गाड़ी सीखी थी तो 20 रुपए किलो में 20 रुपए लीटर मुझे पेट्रोल मिलता था, आज वही 100 रुपए हो गया। तो हर चीज 5 गुना महंगी हो गई पिछले 20 साल में। तो जब मैं अगले 20 साल की बात करता हूं, तो चाहे एजुकेशन हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी। आज प्रॉपर्टी है, हम जब ध्यान है मुझे, जब मैं चीजें समझने लग गया 1995 1998 के करीब, अगर जब हमने फ्लैट लिया था, तब वहां पे लेट से कोई भी फ्लैट अगर लेते थे तो 20-25 लाख में मिल जाता था। आज अगर यही एरियाज में आप जाओगे तो 5 गुना, मतलब कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया आपको एक फ्लैट मिनिमम अच्छा लोकेशन पे लगता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए जब आपकी रिटायरमेंट लाइफ होगी, आज मैं समझो 39 का हूं या 40 का हूं, तो 20 साल बाद अगर मैंने घर शिफ्ट किया, तो वो टाइम पे आज अगर घर जो 1 करोड़ का आता है तो 5 करोड़ का आने वाला है। तो क्या मैं तैयार हूं 5 करोड़ के घर लेने के लिए? या तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करूंगा, या मैं उस चीज को मेरे विश लिस्ट से निकाल दूंगा। बट ये पॉसिबल है कि हम हमारा फाइनेंशियल गोल बना के रखें कि मुझे रिटायरमेंट हाउस लेना है, मेरे बच्चों की शादी करनी है, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान आउट करना है। तो प्लीज समझिए इस चीज को। आप एक पेपर लीजिए, पेपर लिखकर उसमें टॉप 5 प्रायोरिटी लिखिए कि मेरी सबसे टॉप 5 प्रायोरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो पर्सनली लगता है वो पहला लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग। क्यों? क्योंकि अगर मैं गोल अगर अभी से सेट नहीं करूंगा तो होगा क्या, आज मेरे पास इनकम है और मैं खर्चा कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेट इट बी मैं प्रोफेशनल हूं या मैं नौकरी करता हूं या बिजनेस करता हूं, व्हाटएवर, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट लाइफ आती है। तो मुझे समझना है कि जब मैं 60 प्लस होऊंगा तो मेरे पास इनकम नहीं रहेगी, बट मेरे खर्चे कंटिन्यू रहेंगे, इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। सेकंड है हेल्थ प्लानिंग। जैसे नंदू ने भी कहा, हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आपका जो एक्सपीरियंस है, देखिए कोई भी इंसान को जो एक्सपीरियंस होगा वो पास्ट का होगा, फ्यूचर का कभी नहीं होगा। आज किसी से भी अगर हम बात करें तो उसको ये बोलेंगे अरे वो डायबिटीज था, नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। वो आपके पास्ट की बातें आप बता रही हो कि मैं पेड़ पे भी चढ़ जाता था, मैं छलांग भी मार सकता था। बट व्हाट अबाउट आफ्टर 60 के बाद आपके पास जो जो बीमारी के नाम नंदू ने बताए हैं, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ के चलिए आज ऑन एन एवरेज एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि ऑन एन एवरेज 60 प्लस के बाद आपके साथ 7 ऐसी बीमारी है जो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलती है। चाहे उसमें डायबिटीज की बात करें, नींद ना आना बोले, स्ट्रेस बोलिए, एंजाइटी बोले, ये तो कॉमन चीजें हैं। तो जब तक आप अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर नहीं करेंगे तो ये सब चीजें आपके साथ साथ चलेगी। सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, गेट प्लान विद फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम ना पिछले 1.25 साल से हम लोग घर में बैठे हुए हैं। मैं काफी मेरे फ्रेंड्स हैं जो YouTube पे आपको हमको लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आज हम लोग सब पिछले साल का छोड़ दीजिए, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन में है, कोई भी बंदा बार्बर शॉप पे सलून में नहीं गया है, तो बाल कौन काट रहा है? हम लोग घर में खुद उसरा ले रहे हैं, कैंची ले रहे हैं और खुद बाल काट रहे हैं। तो क्या वो प्रोफेशनल तरीके से हम बाल काट पा रहे हैं क्या? नहीं, हम एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों? एक हमारे सामने विविधता है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन है। लेकिन आप कभी भी बाल कटवाना किससे पसंद करेंगे कि प्रॉपर बार्बर के पास जाऊं मैं?
आज अगर आप बीमार हो, बुखार हो गया है, तो आज आप जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुखार। अगर फीवर हो गया है तो देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ फीवर्स, लाइक मलेरिया का फीवर, निमोनिया का फीवर, वायरल फीवर और कोविड का फीवर भी। तो इसके लिए आपको स्पेशलाइज बंदा चाहिए। वो कौन होता है? वो होता है डॉक्टर। आज हम खुद सोचते हैं, आज मैं 101% बोलता हूँ, आज यूट्यूब पे भी काफी जन हमारे हमको लाइव देख रहे हैं और काफी जन लाइव देख ही रहे हैं। अगर आपको खांसी आ जाए, आपके गले में खराश है, मैं बोलता हूँ 10 में से 9 जन एक ही चीज सोचेंगे, क्या मुझे कोविड हो गया है? मुझे बुखार हो गया तो मैं सबसे पहले यही सवाल देखूंगा कि क्या मुझे कोविड हो गया है? तो सबसे ये सब चीज क्या एंजाइटी है? तो बेटर है हम डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से समझे तो डॉक्टर बता देगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, इंडिया में 136 करोड़ एडवाइजर्स है मार्केट में। अगर आप ट्राई कीजिए नंदू, मैं तेरे को भी बताता हूं, तो ट्राई करके देखना। आप खाली मार्केट में जाइए और बोलिए कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपए का। आपके पास इतने एडवाइस आएंगे, कोई बोलेगा पेंटिंग में कर लो, कोई बोलता घोड़े पे कर लो, कोई बोलता प्रॉपर्टी में कर लो, कोई बोलता शेयर बाजार में कर लो, कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड में कर लो। आर क्वालिफाइड पर्सन? आज सबका एपेटाइट अलग होता है। एक आदमी है जो स्पेकुलेट करता है, एक आदमी है बोलता मैं स्पेकुलेट नहीं, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर पर्सन के पास जाएंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। अगर प्रॉपर पर्सन के पास नहीं जाओगे, गाइडेंस गलत मिली, तो उसका नतीजा महाभारत जैसा होगा। महाभारत के अंदर सबसे बड़े 2 एडवाइजर थे। पहला एडवाइजर जो सबसे बड़ा था, और बिलीव मी, आप देखिए, देखो लॉकडाउन में हमने किया क्या, हमने रामायण महाभारत ही ज्यादा देखी है। तो महाभारत में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो एडवाइजर था वो था शकुनी। शकुनी ने जो एडवाइस दुर्योधन को दी है उसका नतीजा हम जानते हैं। और एक ऐसा प्रश्न भी उठा था जहां पे कृष्ण बोलता है कि शकुनी को बोलता है कि आपकी जो नीति है या आपका जो माइंड चलता है वो सबसे अधिक चलता है, इसको सही जगह सही डायरेक्शन में लगाओगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हम जानते हैं एक तरफ शकुनी जैसा एडवाइजर था और एक जगह कृष्ण जैसे एडवाइजर थे। तो कृष्ण कहाँ पे थे? पांडव के साथ थे। तो पांडव और कौरव के अंदर अगर हम देखें तो एक तरफ अक्षौणी सेना थी और बड़े बड़े महारथी थे, और दूसरी तरफ कृष्णा थे। ठीक है, कुछ बोलता है कपट हुआ, कुछ बोलता है धर्म अधर्म सब हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? अच्छे एडवाइजर की हुई। तो ऐसा ही रोल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजर करता है। हम क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड ने ये शेयर लिया, चलो मैं भी ले लेता हूँ, क्यों? उसको फायदा हुआ ना, इसलिए मैं भी ले लेता हूँ। उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यहां तक कि गाड़ी की भी ऐसी होड़ लगी है। मैंने अर्टिका ली, क्यों? मेरी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने पूछा अरे अजय कौन सी गाड़ी अच्छी है? तो मैंने बोला अर्टिका बहुत अच्छी है। तो उसने बंदे ने क्या किया, अगले महीने अर्टिका लेके आ गया। फिर बोलते अरे अजय ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है, मेंटेनेंस ऐसा है, ये है, मेरा तो छोटा सा है। तो बोला ये सब एनालिसिस तेरे को पहले करना चाहिए ना, तू मेरे से पूछ रहा है गाड़ी कौन सी अच्छी है। मैंने अर्टिका बता दिया, बिकॉज आई एम यूजिंग, बहुत अच्छी गाड़ी है, फैमिली गाड़ी है, सब चीज है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अलग है भैया, तेरी रिक्वायरमेंट अलग है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो चीज मुझे पसंद है वो हो नहीं सकता कि आपको भी पसंद आए। तो सबसे बेस्ट है कि आप कार के अगर एडवाइजर के पास जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट, आपका बजट समझ के, बजट ठीक है कोई इशू नहीं था, बट आपकी रिक्वायरमेंट समझ के वो छोटी कार, अच्छी कार आपको बताता और आपका पैसा भी बचता। जबकि आपने एडवाइस किससे ली? आपने ऐसे आदमी से ली जिसकी फैमिली बड़ी थी, उसने अर्टिका गाड़ी ली। अगर आप छोटे वाले से लेते तो बोलते नैनो ले लो। तो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर एडवाइजर से लोगे तो अच्छी गाड़ी भी मिलेगी। तो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास अच्छा एडवाइजर होना चाहिए। अच्छा एडवाइजर रहेगा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। थर्ड आ जाता है लॉन्ग टर्म। आज एक सिंपल है, मैं अज्यूम करके चलता हूँ, संचित का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ सब लोग शादीशुदा है। अगर मैं सबसे बात करूं, अरे आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी थी, तो हम लोग बोलेंगे अरे मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को 12 साल हो गए और बहुत अच्छे से शादी हुई। लेकिन क्या ये सही चीज है? नहीं। रोज आए दिन हम व्हाट्सएप पे जोक सुनते हैं कि वाइफ से आदमी डरता है या ऐसा है वैसा है, जो भी चीज है। और हम लोग देखते हैं कि नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती है, बट शॉर्ट टर्म में देखोगे तो नोक झोंक दिखेगी आपको, बट लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको मालूम है कि हाँ मेरी वाइफ काफी सपोर्टिंग है, केयरिंग है और ऐसे ही जिंदगी चलती है। तो सिमिलरली
बिल्कुल प्रवीण जी, आप सिंगल जरूर है, लेकिन आप देखिए कि देखिए छोटी चीजों में अगर आप जाओगे तो गलतियां बहुत दिखेगी, बट लॉन्ग टर्म में जाओगे तो हमेशा चीजें अच्छी दिखेगी। सिमिलरली इक्विटी मार्केट भी ऐसा ही है। आज व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 दिन से आईटीसी के ऊपर काफी मीम्स चल रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि आईटीसी बोलता है कि मम्मी मैं बाहर घूमकर आता हूँ, मतलब 200 रुपए का भाव है आईटीसी, 2 रुपया नीचे 2 रुपया ऊपर, और मार्केट मूव नहीं करता है। इक्विटी मार्केट बढ़ जाता है बट आईटीसी नहीं बढ़ता। तो वहां पे एक फेविकॉल का भी ऐड आता है, उसमें लिखता है आईटीसी, फेविकॉल का जो लोगो है, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। तो आईटीसी भी क्या करता है, 200 रुपए का भाव पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं है। लेकिन जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि 1970 में किसी ने 33,333 शेयर्स अगर लिए होते आईटीसी के, तो आज उसकी वैल्यू करीबन 2.96 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपया हो जाती थी, और साथ में 2 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड इनकम उसको मिल जाता था। बट ये कब पॉसिबल हुआ, जब उसने 50 साल तक स्टॉक को बनाए रखे। या टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड, आज हम लोग काफी जन जुड़े हैं, गोल्ड सबको अच्छा लगता है, बट क्या हम गोल्ड रेगुलर बाय करते हैं? नहीं करते हैं। गोल्ड में उतार चढ़ाव भी जरूर होते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5,000 वाला गोल्ड 50,000 हो गया, 1,000 वाला सेंसेक्स, 1980 में सेंसेक्स 1,000 पॉइंट का समझो 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, जो घूम फिर के आज 50,000 का लेवल क्रॉस कर गया। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग आपको मल्टीफोल्ड होते हुए दिखेगी, बट शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो आपको एंजाइटी क्रिएट होगा, अरे मार्केट टूट गया, अरे मार्केट बढ़ गया। सुबह उठ के हम एसजीएक्स देखते हैं, शाम को उठकर देखते हैं एसजीएक्स बंद हुआ या डाउ जोन क्या हुआ। लेकिन आप बिलीव कीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आपको डेफिनेटली एक इन्वेस्टिंग में मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेंगे। तो कभी भी आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म देखिए। आज आयुर्वेदिक भी क्या दिखाता है, एलोपैथिक में आपके सरदर्द है तो क्या करेंगे, आप गोली लेंगे और सरदर्द सही हो जाएगा। लेकिन क्या वो जड़ से मिट गया है? नहीं। बट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये जितनी भी यूसेज है, या जैसे अगर हम योगा की बात करें तो ये जड़ पे काम करता है। जैसे डॉक्टर नायडू ने भी कहा कि एंजाइटी, आपको सरदर्द क्यों हो रहा है? बिकॉज एंजाइटी है, स्ट्रेस है। अगर आप उस चीज से दूर निकल जाओगे तो क्या होगा, ये परमानेंटली या आपके जड़ से निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लॉन्ग टर्म। देन फोर्थ पॉइंट आता है रेगुलर डिसिप्लिन। आप सबसे बड़ी, मैंने जो पिछले 20 साल में लर्निंग समझी है मार्केट से, वो समझी है हमारे पास एंजाइटी बहुत ज्यादा है। कल मार्केट क्या होगा, परसों मार्केट क्या होगा, क्या शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा, क्या कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा सेक्टर बढ़ेगा। अरे ये सब एंजाइटी छोड़ दीजिए, आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना है। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको हर महीने एक छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, ये मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, सुनी थी, और वही चीज मैं आज आपको दोहराता हूँ। आज गोल्ड है, गोल्ड इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग मार्केट को टाइमिंग करने के पीछे भागते। टाइमिंग करने का मतलब क्या होता है? आज हमें पता है कि कछुआ अपनी स्पीड से चलता है, बट उसको स्पीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कछुए को एक ढलान पे छोड़ देते, तो हम सोचते हैं कि और फटाफट चल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचते वो फिसल के और खड्डे में गिर जाएगा। तो वैसे ही मार्केट को टाइमिंग करने की मत सोचिए। अगर आप पिछले 30 साल से 20 साल से सोने में इन्वेस्टेड रहते तो आज मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलता। आज अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स या कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट में पहले से बने रहते तो आज मल्टीफोल्ड रिटर्न होता। तो मैं स्टोरी बताता हूं गोल्ड की। आप गोल्ड को अपना बच्चा समझ के इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आज मैं अज्यूम करके चलता हूं सभी के 2 बच्चे रहते ही हैं इंडिया में, और अगर आपने गोल्ड को या एसआईपी म्यूचुअल फंड को तीसरा बच्चा समझकर आपने इन्वेस्ट किया हर साल, जैसे हर साल हम हमारे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई पे खर्चा करते हैं, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चों पे करते हैं, चाहे बाहर खाना खाने ले जाते हो, चाहे हम स्कूल में ले जाते हैं, या व्हाटएवर, जितना खर्चा आप अपने 2 बच्चे पे करते हो, उतना ही एक पार्ट आप गोल्ड की एसआईपी और एक म्यूचुअल फंड की एसआईपी पे करोगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, या आप आ जाइए मेरे साथ 1 to 1 पे, मैं एक्सेल पे आपको कंप्लीट करके बता सकता हूं। जितना वो 2 बच्चे आपको कमा के देंगे, या जितना आपको सुकून वो दोनों बच्चे, ठीक है इंटरनल पीस के लिए बच्चे उससे कंपेयर नहीं करने चाहिए, बट
जो मनी जो मिलेगा आपको तीसरे बच्चे से, मतलब जो SIP से, वो मल्टीफोल्ड रहेंगे। आपको आपके दोनों बच्चे के फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब कहने का मतलब है कि 25 साल तक की अगर आपने SIP या इन्वेस्टमेंट बना लिया तो आप समझ के चलिए आपको फ्यूचर में कभी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट आप उसको बच्चे की तरह रखिए, वैसे ही आपको रिटर्न दिखाई देंगे। हम क्या करते हैं, हमने 5,000 की SIP की, महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल कर लेंगे, फिर मैं रामलाल से पूछूंगा, मेरे फ्रेंड से, यार तेरे को कैसा लगता है मार्केट? बोले यार मैंने DSP वाले में कर रखा है, बहुत अच्छा रिटर्न आया। तो मुझे थोड़ा सा इंफीरियर फील होने लग जाता है, और यार उसका रिटर्न अच्छा आ रहा है। दूसरे से पूछता हूँ, यार मैंने वो मिड कैप में स्टॉक, मिड कैप वाले में डाला था पैसा, उसमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे, तो मुझे और इंफीरियर फील होता है। तीसरा मैं पूछता हूँ, वो बोलता है यार मैंने क्या किया, DSQ सॉफ्टवेयर ले लिया, या यस बैंक 200 रुपए में लिया, 400 रुपया हो जाएगा। तो मेरे को भी लगता है यार मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर लिया है। तो मैं मार्केट को टाइमिंग करने के लिए मेरा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको तो स्टॉप करूंगा, और मैं उसके कहने पे जेट एयरवेज, DSQ सॉफ्टवेयर, यस बैंक ले लूंगा। तो इनिशियली तो मुझे अप ट्रेंड मिलेगा, बट जब मार्केट क्रैश होता है मैं कहीं पे भी जाकर लैंड नहीं कर पाता हूं। तो प्लीज समझिए, आप SIP कीजिए, रेगुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उस SIP को बच्चे की तरह समझिए कि हर साल मुझे बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बच्चे को घुमाने ले जाना है, बच्चे पे खर्चा करना है। जितना खर्चा आप अपने बच्चे पे करते हो उतना ही खर्चा आप अपनी SIP पे कीजिए। मैं आपको एक्सेल शेयर करने के लिए तैयार हूं। आप 20 साल बाद अगर वो अमाउंट देखेंगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग वापस काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट प्रोवाइडेड जो पहले 20 साल 25 साल है उसमें आपको बच्चे की तरह उसको टेक केयर करना है। एंड लास्ट है, अवॉइड नॉइस। अवॉइड नॉइस मतलब क्या होता है, अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो BSE का भी एक एड कैंपेन चल रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि कार में एक आदमी बैठा, खूब नॉइज होता है, जैसे ही वो कार का दरवाजा बंद कर देता है तो वो नॉइज। देखिए मार्केट में जो नॉइज बनती है इसकी वजह से एंजाइटी पैदा होती है। हम देखते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा है, एक जन आता है, अरे यार मैंने क्रिप्टो में पैसा डाला है, देख 20,000 में क्रिप्टो कॉइन्स लिए थे, आज 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, देख तूने क्या किया। हम भी घबराते हैं, बोले यार मैं तो पीछे हट जाऊंगा। तो घूम फिर के मैं भी क्या करता हूँ, 60,000 पे क्रिप्टो ले लेता हूँ, और क्रिप्टो एक ही दिन में 50% क्रैश कर जाता है, और 30,000 पे आता है। मैं बोलता हूँ मैंने ये क्या कर दिया। मैं सोने में इन्वेस्ट करता हूँ, दूसरा आदमी आकर मेरे को बोलता है, अरे सोने में क्या कर रहा है, ये तो डेट इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसा करिए प्रॉपर्टी में पैसा डाल ले, प्रॉपर्टी में डालेगा तो पैसा मल्टीफोल्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोने से पैसा निकाला और प्रॉपर्टी में डाल दिया। लास्ट 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में हुआ क्या, प्रॉपर्टी मार्केट स्टडी रह गए। जिस ढंग से टैक्सेशन बढ़े हैं, 20% आज ऑलमोस्ट टैक्सेशन लग जाते हैं आपको, हर चीज मिलाकर, GST है, कमीशन है, सब मिलाकर। और वही सोना पिछले 10 साल के अंदर करीबन 25,000 से 50,000 का लेवल हो गया। तो आप ये देखिए, आपको आपके फ्रेंड्स है, दोस्त है, इनसे सजेशन देखिए लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो आपको जो नॉइज हो रही है आजू बाजू में कि ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, ये सबको छोड़कर आपको प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा और बताएगा कि आपको इस सेक्टर में इस टाइम पे इतना पैसा डालना है। अदरवाइज आप खाली एक ही डायलॉग सुनेंगे कि यार हर्षद मेहता का कांड हुआ था, मार्केट टूट गया, अरे Y2K हुआ था, मार्केट टूट गया, केतन पारी का कांड हुआ, मार्केट टूट गया, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मार्केट टूट गया। हमको ये सब सुनाई देती है, बट ये नहीं सुनाई देता कि 30 साल के अंदर जो सेंसेक्स करीबन 5,000 पॉइंट पे था, वो आज 50,000 हो गया। जो सोना 2,000 पॉइंट पे था 1990-92 में, वो आज 56,000 का हाई मार चुका है। तो प्लीज समझिए, आपको नॉइस दूर रहना है, नॉइस से, और वो हेल्प कौन कर सकता है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। तो क्विकली मैं काफी सवाल है मुझे नंदू से पूछने हैं, उससे पहले मैं मेरे जो पॉइंट्स है वो सम अप करता हूं। पहला पॉइंट मैंने दिया था, मेक योर फाइनेंशियल गोल। बिना गोल के आपको, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, 2 टीम है, अगर गोल पोस्ट में हटा दूं तो कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। तो आपको मालूम है कि गोल पोस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप जीत सकते हो। सिमिलरली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गोल होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ संजीत भी है, और हमने एक 360 डिग्री फाइनेंशियल गोल प्लानिंग का एक प्रोग्राम भी रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक मैं चैट विंडो पे और यूट्यूब में भी आपको लिंक दे रहा हूं, आप खुद उसका बेनिफिट लीजिए। हमारा ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल है, खाली हम ये चाहते हैं
आपको जैसे डॉक्टर नंदू ने भी डेफिनेटली किया होगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा के आइए, उसके बाद हमें समझ में आता है मुझे डायबिटीज है क्या नहीं है। तो वैसे ही आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ का भी एक टेस्ट करवाइए। सेकंड पॉइंट मैंने लिया था जहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर बताया था। बहुत बार हम गलती करते हैं आजू बाजू से सलाह लेकर। अगर आप प्रॉपर आदमी से सलाह लोगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और उसका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म रहेगा। तीसरा पॉइंट हमने लिया था लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम जैसे घर में देखते हैं, आज सपोज मैं नंदू को कम से कम आई थिंक 35 ईयर्स से मैं ऑलमोस्ट जानता हूं। तो हो सकता है कि स्कूल में हम लड़ते भी होंगे, लेकिन आज अगर मैं नंदू से बात करूं कि नंदू देख 40 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, कैसी रही फ्रेंडशिप, तो नंदू बोलेगा बहुत अच्छी रही है। तो बीच में जो लड़ाई हुई वो तो भूल गए ना। तो सिमिलरली हम छोटे छोटे जो अप डाउन मार्केट में होते हैं उससे आपको घबराना नहीं है। आप एंजाइटी में मत जाइए, स्ट्रेस मत दीजिए। आप क्या देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए कि 10 साल पहले मैंने ये प्रॉपर्टी ली या गोल्ड ली, व्हाटएवर जो भी ली है, तो आप लॉन्ग टर्म देखिए, आपको रिटर्न भी अच्छा दिखेगा और शांति, इंटरनल पीस भी मिलेगी। फोर्थ पॉइंट मैंने लिया था एसआईपी का, रेगुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। जैसे हम बच्चों पे खर्चा करते हैं, सिमिलरली आप एक गोल्ड एसआईपी कर लीजिए और साथ में एक म्यूचुअल फंड एसआईपी कर लीजिए। और जिस ढंग से हम बच्चों को पालते हैं, ऐसे ही 20 साल के लिए अगर आपने ये दोनों एसआईपी को पाल लिया, मैं आपको अश्योर करता हूं, मेरे पास एक्सेल है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या आप संचित से भी कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी। मैं बोलता हूं आप 20 साल के लिए अगर ये एसआईपी कर लिया, आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, योगा से हम पीस ऑफ माइंड या फ्रीडम पा जाते हैं, वैसे ही आप फाइनेंशियली पीस मिल जाएगी आपको। लास्ट है अवॉइड नॉइज। उसके लिए मैंने बताया आपका अगर एडवाइजर सबसे बढ़िया है, तो जो भी नॉइज हो रही है मार्केट में, एंजाइटी क्रिएट करती है, अरे मार्केट बढ़ गया, मार्केट टूट गया, म्यूचुअल फंड में ये स्कीम में लगा लो, गोल्ड में लगा लो, चांदी में लगा लो, प्रॉपर्टी में डालो, पेंटिंग ले लो, क्रिप्टो ले लो। तो ये जितनी भी नॉइज है उससे दूर रहिए। आपके एडवाइजर पे आप बिलीव कीजिए, वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन बताएगा, सही चीज बताएगा। हाँ, थोड़ा फीस जरूर लेता है बट आपको डायरेक्शन सही देता है। जैसे आज हम डॉक्टर से या सीए से बिलीव करते हैं कि आज मेरा सीए है, मैं कितना भी करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ, लाखों रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन वो अपनी एक छोटी सी फीस लेकर मेरा टैक्स सेविंग करता है। या डॉक्टर है, चाहे मैं कितना भी करोड़पति हूँ, अरबोपति हूँ, कभी भी डॉक्टर चेहरा देखकर फीस नहीं लेता। डॉक्टर बोलता है सब मेरी फीस 500 रुपीज है, चाहे आप अरबपति हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को मेरे 500 रुपए दीजिए, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो आपको बिना कोई संकोच के अच्छी एडवाइस देगा और ये सब नॉइज से बचाएगा। तो विद दिस मेरे जो 5 पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रखा है। लिंक चैट विंडो पे भी डाली है मैंने, और यूट्यूब पे भी आपको चैट नीचे कमेंट्स में आपको ये लिंक मिल जाएगी। प्लीज गो विद अ फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो करंट स्टेटस है क्या वो पर्याप्त है आपके रिटायरमेंट के लिए, आपको इन्फ्लेशन आपका इन्वेस्टमेंट बीट कर सकता है कि नहीं। विद दिस थैंक यू सो मच। संचित, ओवर टू यू। That's really amazing, sir. कितनी सारी चीजें, हेल्थ भी है आपको मेंटेन करनी है, साथ ही साथ अपनी वेल्थ को भी मेंटेन करना। आई होप लॉट ऑफ यूजर्स के बहुत से क्वेश्चंस भी होंगे इस चीज को लेके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम यूजर्स के कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं सर। सो किसी के क्वेश्चन आप सबके यूजर्स के लोगे जब तक लाइक कीजिए, मेरे 2-3 सवाल है वो मैं नंदू से पहले पूछ लेता हूँ। या प्लीज सर। ओके सर। हम शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो ये जो 5 चीज नंदू ने बताई है, तो बिल्कुल ये हमारे साथ फ्री गिफ्ट मिलती है। डॉक्टर नंदू, तो मैं पहला सवाल रहेगा, जो आपने पॉजिटिव स्ट्रेस की बात की है वो मेरे ऊपर से निकल गई, वो क्या चीज होती है पॉजिटिव स्ट्रेस? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। संचित, मेरे ख्याल से उनको अलाउ करना पड़ेगा। नंदू, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हाँ जी। ये अर्लियर वो दिखा रहा था कि होस्ट इज नॉट अलाउइंग। एनीवे, सो हाँ, ये बात जो मैंने पॉजिटिव स्ट्रेस कही, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आजकल जब हम स्ट्रेस कहते हैं ना, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए स्ट्रेस किसको कहते हैं। मैंने जैसे कहा कि आप अपने साथ हर पल किसी ना किसी तरह का तनाव लेकर चलते हैं,
ऐसा तो नहीं है ना, जैसे आप देखिए हम जब सुबह निकलते भी हैं तो क्या आराम से निकलते हैं, आराम से चलते हैं, आराम से गाड़ी में नहीं, थोड़ी घाई करते हैं बोलने में, समझने में होता है ना। तो अब मैं थोड़ा इस तरह समझाता हूँ कि समझो एक एथलीट है और रोज नियम से वो 2 घंटा दौड़ता है, ठीक है। अगर वो अपनी क्षमता उस 2 घंटे के दौड़ने के अलावा एक्स्ट्रा और दौड़े तो क्या होगा उसके शरीर के साथ, आप लोग सोच के खुद बताइए। वो जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, ये है पॉजिटिव स्ट्रेस। यानी उस एथलीट को देखने से ये लगता है कि वो तो अपने शरीर के लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके शरीर की भी सीमा है ना। ऐसा तो नहीं हम खाना खाने बैठे और खाते ही रहे, खाना खाना एक अच्छी चीज है, लेकिन खाते ही रहे तो गड़बड़ है ना, उसको कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। ओके ओके आप समझ रहे हैं, यानी हर चीज को नियम में बांध के करना, चाहे वो अच्छी ही क्यों हो। बस इतना ही मैं इसी एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा, इसी को पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। बिल्कुल, तो इसको मैं कोरिलेट करता हूँ मार्केट से। जब मार्केट में हम लोग बोलते हैं इसको ट्रेडिंग, तो मैं तो हर चीज देखिए, नमक भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उन्होंने बताया पॉजिटिव स्ट्रेस, तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही होता है कि जब आप ओवर कैरिंग होते हैं। इसका भी एक मुझे अच्छा एग्जांपल याद आया कि एक बार कृष्ण जी एक गाय और बछड़े को देख रहे थे और रोने लग गए। तो एक पंडित आया, बोलता है अरे भगवान, आप ना ये गाय बच्चे को प्यार कर रही है और आप रो क्यों रहे हो? तो बोले जिस ढंग से ये प्यार कर रही है ये ज्यादा कैरिंग है। तो कलयुग में अपने पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करेंगे कि वो जीभ से जैसे वो गाय चाटती है तो उस पर घाव हो गया। तो बोला कलयुग में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे पड़ेगा। और आज ऐसा ही हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। या तो हम इस ढंग से एडवाइजर को पकड़े कि वो हमें इस सब चीज से बचाए। अदरवाइज होता क्या है कि हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट को इतना बार बार में देखते हैं और फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना आना, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। दूसरा सवाल है, काफी जन से मेरा आर्गुमेंट होता है इस चीज के लिए, व्हाट इज स्ट्रेस? क्योंकि फ्रैंकली जब मुझसे कोई बात करता है, अरे टू बी वेरी फ्रैंक, इनिशियली मुझे भी कुछ बीमारी थी, तो ज्यादा करके मेरे फ्रेंड्स जो भी है उनसे बात बोला, नहीं अजय तेरे को स्ट्रेस है। मतलब मेरे को क्या का स्ट्रेस है, मैं तो आराम से सुबह 5 बजे उठता हूँ, घूमने भी जाता हूँ, मार्केट में भी एंजॉय करता हूँ, सब मजा आता है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं। तो वो मेरे को बोलते हैं नहीं तेरे को स्ट्रेस है। मतलब मेरे को स्ट्रेस नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे को स्ट्रेस है कि नहीं है? अब कोई जन बोलता है अरे जब देखो तू मार्केट के बारे में सोचता रहता है, हमेशा मार्केट में और बेटर करने की सोचता है या कुछ भी। बोलता है ये तो एक पैशन है, मेरी कोई हॉबी नहीं है। मेरी हॉबी इतनी है कि मैं मार्केट के बारे में पढ़ता रहूं, लर्न करता रहूं और उसको इम्प्लीमेंट करता रहूं। तो ये तो मैं समझता हूँ ये पैशन है मेरा। और वो बोलते हैं अरे नहीं ये स्ट्रेस है, तभी तो तू ये सब चीज कंटिन्यू कर रहा है। तो पैशन और स्ट्रेस दोनों में क्या फर्क है? देखिए बहुत सरल है, पैशन और स्ट्रेस को आप कैसे समझ सकते हैं, विचेवर मेक्स यू कंफर्टेबल। आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं, अपने काम को आनंद के भाव से लेते हैं, तो वो काम जो आपको आनंद दे, वो क्रिया जो आपको प्रसन्न करे, वो पैशन है। लेकिन जब आपको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग हो, जैसे अजय जी ने कहा कि भाई मैं ये काम, जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा पैशन है, लेकिन कभी ऐसा जरूर होता होगा कि उनको उस दिन काम करने का मन नहीं कर रहा और उस समय स्ट्रेस आ जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो क्रिया या जो चीज आपको डिस्कम्फर्ट का अनुभव कराए, मेक्स यू अनईजी, नॉट फीलिंग फ्रेश, वो स्ट्रेस है। और इसके विपरीत जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपको और जज्बा जागे, जिसमें आपको और करने की इच्छा हो, वो आपका पैशन है। तो इसमें एक मामूली सी लकीर है कि पैशन और स्ट्रेस में एक मामूली सी लकीर है, जिसमें आपको समझना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपको ये चीज अच्छी लग रही, आप ये दोनों का डेफिनेशन अच्छे से समझ जाएंगे। इसका मतलब मैं अज्यूम करके चलूं मैं स्ट्रेस में नहीं हूं, मुझे मजा आता है। बिल्कुल, देखिए मैं समझा देता हूँ। अभी आप जब ये कह रहे हो ना, आप देखो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम अपने जैसे प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आपकी इंद्रियां, आपका मन, ये सब अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आपको वो फील शरीर में भी हो रहा है, डिजीज के फॉर्म में नहीं, तो आप सही राह पे हो। लेकिन आपके शरीर में कुछ अलग हो रहा है, तो हो सकता है कि सिर्फ वही चीज नहीं कैरी हो रही है, कुछ और चीज भी शरीर में हो रही हो जो डिजीज की तरफ आपको ढकेल रही है। और इसलिए पहला जो स्टेप है ठीक होने का, वो है हैप्पीनेस।
जब तक आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस में नहीं डालोगे, या यू आर नॉट सेल्फ अवेयर लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस। आप, कोई व्यक्ति खुद से अगर ज्ञानवर्धक ज्ञान ना हो, यानी जो जो खुद अंधकार में डूबा हो, वो ज्ञान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। तो अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो चीज आप समझ रहे हो कि अगर आपको पता है कि ये मेरा पैशन है और इससे मुझे अच्छा लगता है, दैट फीलिंग ऑफ वेलनेस इटसेल्फ इज गुड। बट अगर उसके अदरवाइज कुछ हो रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदेह। बस इतना ही कहूंगा। बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आज संडे है और आज मेरा ये सेशन भी काफी अच्छा रहा है और एक आफ्टरनून में सेशन था। फ्रैंकली उसमें मेरे को जो टाइम स्लॉट मिला था वो 1.5 घंटा मिला था और मैं 3 घंटे तक बोलता रहा और वो एनर्जी लेवल थी। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि पैशन क्या है, और साथ में अगर स्ट्रेस अगर होता तो मैं वो 3 घंटा नहीं बोल पाता था। तो थैंक यू। और एक लास्ट आ जाता है मेरा नींद का, कि फॉर एग्जांपल मैं जनरली रात को 10:30 बजे कोशिश करता हूं मैं, बट 99% 11 बजे तक मैं सोता हूं और सुबह 4:45 बजे या 5 बजे वर्स्ट टू वर्स्ट उठ जाता हूं। मंडे टू एवरी डे समझो मेरा ये रूटीन फिक्स है। कभी भी ऐसा लगता नहीं कि मैं सोऊं। काफी जन मेरे को बोलते हैं कि अरे तू 5-6 घंटा 6 घंटा सो रहा है रात को, अगर 11 बजे से 5 बजे तक की बात करें तो नींद पूरी नहीं हो रही, इसकी वजह से ऐसा है। तो एक्चुअल में हमें सोना कितना चाहिए? क्योंकि काफी जन को सुनता हूँ, मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ मैंने कि 6 घंटा सफिशिएंट है, इसलिए मैंने मेरा एक रूटीन बांध रखा है पिछले 15 साल से कि मैं रात को 11 बजे सोऊंगा और सुबह 5 बजे उठूंगा। लेकिन काफी जन से सुना कि नींद अच्छी होनी चाहिए, तो कोई बोलता है 8 घंटा 9 घंटा तो सोना चाहिए। बट मैंने काफी बार कोशिश की है रात को 9 बजे सोने की, बट नहीं सो पाता हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे तो उठना है। तो कितने घंटे की नींद हमें होनी चाहिए? और उसमें अच्छी नींद के लिए मैं भूल गया था पहले 2 टॉपिक के लिए भी, बट अच्छी नींद के लिए मैं ऐसे क्या स्टेप ले सकता हूँ ताकि मुझे नींद आए, तो अच्छी नींद आए? देखिए, दो चीजें हम इसमें बता सकते हैं। एक प्रिंसिपल्स, जैसे सैद्धांतिक तौर पे क्या होना चाहिए। तो जैसे सूर्य है, चंद्र है, उनका टाइम फिक्स है ना। तो हम जो चीजें महसूस, मैंने कहा प्रकृति, पूरा जो यूनिवर्स है वो बाहर है, वही हमारे अंदर भी है, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा कि भाई आज की भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, शायद कोई लेट नाइट जॉब करता होगा, लेट आता होगा, राइट। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, आइडियली प्रिंसिपली किसी भी व्यक्ति को अपने बेड पे, अगर वो उसकी नींद नींद उसे महसूस हो रही है तो वो 11 बजे चला जाता है, और अगर उसको अपने आप नींद आ जाती है आधे पौने घंटे में, और वो आराम से 5, 5:30, 6 बजे उठ जा रहा है, तो एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद काफी है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, भाई मुझे क्रेविंग है, भूख लगी है, तो अब तो मैं खाऊंगा। उसी प्रकार अगर मुझे नींद लगी है तब तो मैं सोऊंगा। लेकिन अगर भूख नहीं लगी है तो क्या करोगे? मेरा सिर्फ ये मतलब है कि जो भागती दौड़ती जिंदगी, उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लेट हो रहा है, तो मैंने कहा कि कुछ भी चीज आपको अगर नहीं सीखनी है तो उसकी आदत लगाने के लिए वो एक दिन में नहीं होगा। आप शायद 12 बजे तक आप जागे रहो, शायद आपको नींद नहीं आए, क्योंकि आपका सिस्टम को वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसकी आदत कैसे लगेगी? जब आप रात में थोड़ा सा ऑयलिंग करना शुरू कर दें, ऑयल पुलिंग करना शुरू कर दें, नाक में घी डालना शुरू कर दें, अपने बॉडी माइंड को इनपुट दें कि मुझे सोना है। आपने देखा होगा अक्सर, जिस दिन हमको सवेरे, जैसे मुझे याद है कि जब मैं स्कूल लाइफ में पढ़ाई करता था, तो जिस दिन मैं नहीं सोचता था कि मुझे सुबह उठना है, उस दिन तो समझो गड़बड़। लेकिन जिस दिन मैं सोचता था अरे मुझे सुबह उठना है, मेरा एग्जाम 3 बजे उठ जाऊं, यानी देखो माइंड इज प्लेइंग विद यू। तो when the mind is playing with you, you have to play with mind। आप अपने माइंड से खेल सकते हो। आप एक दिन इनपुट दो, मुझे 11 बजे सोना है, नहीं हुआ, दूसरे दिन दो, अरे 3 दिन बाद तो जरूर होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो यू हैव टू प्ले विद द माइंड। और ये माइंड इतना पावरफुल है कि ये सारी चीजों को, आपने किसी मूवी में सुना होगा कि पूरी कायनात आपकी मदद करती है, ये फैक्ट है। अगर आप पहले से ही बंद कर दोगे दरवाजा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कहोगे कि नहीं ये हो सकता है, और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इंसान ने इसे करके दिखाया है। आज हम जो बातें कर रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों पहले, बहुत करोड़ों साल पहले ये मुश्किल था, लेकिन वो सिद्धांत हम आज भी लागू करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं ना, इसमें काफी एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से अपनी नींद को भी कैरी कर सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। आवाज चली गई, योर वॉइस। Am I audible?
ओके या प्लीज। तो जैसे मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे से हमेशा कोई ना कोई बात करता है, चाहे मॉर्निंग वॉक की बात करो चाहे कहीं पे भी, कि अजय मेरे को ऐसी 3 टिप बता दे कि जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट मैं कर पाऊं। तो वैसे ही मैं आपसे 3 टिप ऐसी मांगता हूँ जिससे स्ट्रेस, नींद और एंजाइटी पे मैं कंट्रोल, यानी बेसिक ऐसे स्टेप होने चाहिए। देखिए अगर आप मेरे को बोलोगे कि अजय तू योगा किया अगर सुबह उठकर 1 घंटा, देखिए मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं इतना शांति से बैठ सकता हूँ। और भी कोई चीज है तो ऐसे 3 चीज बताइए जो मैं मेरे रूटीन लाइफ में इजीली एडॉप्ट कर सकता हूँ और उसका मेरे शरीर पे, मेरे डाइजेशन पे, मेरे नींद पे, मेरे एंजाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, देखिए बहुत सरल है। आप सूर्य, चंद्र और वायु को याद रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सूर्य माने सुबह, आप उसको कोरिलेट कर सकते हो सुबह। तो भाई समय पे उठने का प्रयास आप कर सकते हो। समय पे उठ के आप नॉर्मल वॉकिंग भी, अगर मैंने कहा ना ये बोलते हैं बूंद बूंद करके सागर भरता है। हम नहीं चाहते कि आप 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा वर्कआउट करो, पर 15 मिनट तो करो। तो उस सूर्य को प्रणाम करो सुबह उठ के, कुछ नहीं जाता हमारा, वो इजी फ्री में आपको सब कुछ दे देगा। चंद्र को एहसास करो, चंद्रमा, शाम का टाइम, रात का टाइम जो हमारा है, शीतलता के साथ मन भाव शांत करके सो जाओ। गाय का घी का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा आप चंद्र के हिसाब से नाक में गाय का घी डाल लो, पैरों में थोड़ा सा ऑयलिंग कर लो। और वायु यानी आपकी एक्टिविटी जो है, यानी आप प्राणायाम, यानी जैसे अब मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैंने आपको क्या बोला, सांसों पे ध्यान दो। भूल जाओ कौन सा प्राणायाम कौन सा आसन नहीं हो सकता, बट आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे तो ध्यान दे सकते हो। आंखें 2 सेकंड बंद करी, किसी का भी ध्यान किया और सिर्फ सांसों को देखना है। हमारे लिए या हमारा शास्त्र सांसों को विष्णु पद अमृतम कहता है, यानी भगवान विष्णु जैसा के पदों से निकला हुआ अमृत। तो इतनी सिंपल चीज तो हमको मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है। और आजकल कोविड में आप देखो, इस प्राण के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है। उसका इंपॉर्टेंस समझिए। आज ये ऑक्सीजन आपको बता रहा है कि भाई मेरे को आज तक आपने नहीं समझा, अब समझिए। तो उस सूर्य को प्रणाम करिए, उस चंद्र को प्रणाम करिए और उस वायु को कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उतारिए। थैंक यू संजीत, ओवर टू यू। मुझे तो मेरे 3 टिप्स मिल गए हैं, बाकी जिनकी लाइन में है, देखिए थोड़ा सेल्फिशनेस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हेल्थ की बात आती है तो वेल्थ में तो डेफिनेटली मैं सबकी हेल्प करता हूं, बट हेल्थ के लिए मैं डॉक्टर नंदू की जरूर हेल्प लेता हूं। और फ्रेंकली मैं एटलीस्ट मेक श्योर करता हूं हर मंथ एक बार तो एज ए फ्रेंडली इनसे बात जरूर करता हूं। तो आज मेरे को 3 टिप भी मिल गई है और डेफिनेटली मैं सुबह उठता जरूर हूं, तो मैं एक प्लस पॉइंट हूं कि हाँ सुबह सुबह मेरा एक काम अच्छा होता है। और 2 बाकी चीजें बताई है, डेफिनेटली मैं इसको मेरे लाइफ में बिल्कुल इंक्लिकेट करूंगा। ओवर टू संजीत, आगे अगर किसी की कुछ क्वेरीज है तो हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच नंदू सर, थैंक यू सो मच अजय सर। आप लोगों ने काफी ज्यादा बेसिक डिटेल्स में आई थिंक ऑडियंसेस को समझाया है कि एक हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकती है। अगर आपका मेंटल माइंड अगर पूरा क्लियर है तभी आप वर्क कर पाएंगे अपने वेल्थ के लिए भी है सर। सो इसी को लेके लेट्स ऑडियंसेस से पूछते हैं, ऑडियंसेस में आपसे किसी से जो भी डाउट्स है आप प्लीज अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नंदू सर हमारे साथ है और अजय सर है, वो आंसर्स कर सकते हैं, बताइए। तो एक सवाल मुझे व्हाट्सएप पे आया है, अगेन वो एंजाइटी के ऊपर है कि ज्यादा करके हम देखते हैं कि जैसे वैक्सीन नहीं मिल रही तो हम एंजाइटी हमारे हो जाती है, क्या होगा कोरोना की 3rd वेव में, क्या होगा। तो ऐसे एंजाइटी से हम कैसे दूर रह सकते हैं? ठीक है, एंजाइटी जो हमने कहा, एंजाइटी क्या होता है, जब आप किसी चीज किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या डरते हैं, उसी को एंजाइटी कहते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में ले जाऊंगा। हमारा जो मस्तिष्क है ना, उसमें अलग अलग सेंटर्स हैं हर चीज को कंट्रोल करने के। ठीक है, जब आप अपने मस्तिष्क की लगाम अपने हाथ में ले लोगे ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। सिंपल वे में बताते हैं, जैसे आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, गहरी गहरी सांसें लीजिए, पूरा लंग्स फिल करिए और उसको मतलब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे रखिए। उससे क्या होगा, आपके शरीर में जो एंजाइटी या जो नेगेटिव हार्मोन्स डेवलप हुए हैं उसको पैसिफाई होने में मदद मिलेगी। आपने सुना भी होगा, आपने शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, उसमें जो डॉक्टर साहब हैं वो स्ट्रेस आता है तो बहुत तेजी से चलते हैं, वो
वो कोई हास्यास्पद चीज नहीं है, वो बहुत ही साइंटिफिक चीज है, बट उसको हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत किया गया। मतलब उस मूवी में बताया जरूर गया, लेकिन उसने कन्वे मैसेज सही करा है। तो अपने आप को आप उस तरह से इन्वॉल्व करके उससे निकल सकते हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा तरीका बताया। हाँ, और कैसा है ना, देखिए बाकी चीजें रह जाती हैं, उसके लिए ऑफकोर्स आपको डॉक्टर से, अपने नियर बाय फिजिशियन से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो आगे जो बची कुछ चीजें हैं, क्योंकि हम जब घर बनाते हैं तो सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सिर्फ एक मामूली एक आपको एक नुस्खा बताया है, बट उस नुस्खे के साथ बाकी चीजों को भी आपको जोड़ना होगा। तो आप आसपास के फिजिशियन से बात करिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा भी एक क्वेश्चन आया इसी चीज को लेके, आपने जैसे बताया सर जनरली अभी जैसे मार्केट के रिलेटेड भी और हेल्थ से रिलेटेड भी, अब मार्केट में सर सडनली अब बिटकॉइन जैसे गिरा है, आपने अभी क्रिप्टो के बीच में बात की थी, फिर आपने कहा कमोडिटीज की भी बात करी, फिर सर जैसे कि एज एन इन्वेस्टर, अगर बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो जनरली इन्वेस्ट करते हैं, और अब काइंड ऑफ थिंग फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट काफी ज्यादा चल रहा है आजकल, इवन मार्केट टॉप पे है, कहीं कोई छूट ना जाए, रैली में कोई स्टॉक मिस ना जाए, तो ये काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर भी है, तो इससे कैसे रूल आउट करें? तो आई थिंक नंदू सर और अजय सर आप दोनों इस मामले में अच्छे से गाइड कर सकते हैं। देखिए, जो फोमो की आपने बात की वो एक्चुअली है पार्ट ऑफ, हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल गोल हमने नहीं बना रखे हैं, इसके लिए एक फोमो बन जाता है। सेकेंडली एंजाइटी हो जाती है कि अरे मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है या मैं मिस आउट कर रहा हूँ कुछ रैली। तो इस दोनों चीज से इंपॉर्टेंट है, पहला है एडवाइजर, चाहे हम डॉक्टर की बात करें चाहे फाइनेंशियल डॉक्टर की बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आपको ऐसा फोमो होता रहेगा। आज आप देखिए क्रिप्टो ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन क्या वो कोई असेट क्लास है? नहीं। आज कोई भी असेट क्लास अगर एक दिन में 50% टूट जाए तो वो कोई असेट क्लास नहीं हो सकता, ना कोई करेंसी हो सकती है। लास्ट मंथ हमने क्रिप्टो में 50% का इन सिंगल डे जो फॉल देखा है, दैट हैज गिवन ए क्लैरिटी कि हमें जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है लाइक गोल्ड, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, ये ही है जो आगे भी चलेंगे। क्रिप्टो में हमें नहीं पता था कि कॉइन कहां से आया, कौन इसके ओनर है, कौन इसको गारंटी करता है। तो ये सबसे दूर रहने के लिए जो नंदू ने 3-4 स्टेप्स बताए, आप सबसे पहले एंजाइटी से दूर रहिए, अपने कंट्रोल में रहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, तो डेफिनेटली जो ये फोमो वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं आएगी। अदरवाइज हम लोग क्या इतनी नॉइज सुन लेते हैं आजू बाजू में, उसकी वजह से ये चीजें होती है। मीनवाइल नंदू ने एक नंबर भी शेयर किया है, इनकेस कभी कभी किसी को ऐसा फियर रहता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं कोई सवाल करूं तो कहीं ना कहीं सबको रहता है कि क्या सोचेंगे कुछ लोग, तो उनका नंबर भी है और मैं शेयर भी कर दूंगा। तो अगर इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप डॉक्टर नंदू से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक संजीत अगर आप चेक कर लीजिए इनकेस और कुछ क्वेरीज है तो वी कैन गेट इट सॉल्व, अदरवाइज वी सेशन। यस सर, आई थिंक मोस्टली क्वेरीज हैज बीन रिजॉल्व्ड आउट। आप लोगों ने सेशन इतना अच्छे से, इतना सिंपलिसिटी तरीके से एक्सप्लेन किया कि यूजर्स के साथ मुझे भी डाउट्स काफी ज्यादा क्लियर हो गए हैं। विद रिस्पेक्ट टू द फोमो हो, चाहे आपकी एंजाइटी हो, चाहे आपके लिए नींद को लेके हो, क्योंकि हम जैसे यंगस्टर्स तो जनरली रात को 12-1 बजे तक ही सोते हैं, सुबह उठते हैं 7-8 बजे तक है, तो वो वाली चीजें शायद शॉर्ट आउट हो जाएगी हम अच्छे से। बट बिसाइड दिस थिंग सर, ऑन अ सीरियस नोट, दैट वाज एन अमेजिंग सेशन। काफी कुछ सीखने को लर्निंग्स मिली है। आई एम श्योर जो नए इन्वेस्टर्स है, जो यूजर्स है, जो अभी कोरोना क्राइसिस के चक्कर में काफी ज्यादा घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन भी आ चुकी है जिनको लेके कि अब करें क्या, कैसे मैनेज आउट करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे अपनी हेल्थ को लेके है, वो ये सेशन देखे काफी कुछ सीख सकते हैं। और इवन आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिनका ऑलरेडी कांटेक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। और फॉर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप एज वेल, आप केडिया कैपिटल की साइट पे विजिट करके अपना फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। So that's all from my side, sir. And thank you so much, Nandu sir. And thank you so much, Ajay sir, for giving us such a brief enlight about these topics. Thank you, Nandu. Thank you, Sanchit, for this beautiful session. Thank you so much.